नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 30 दिसंबर 2021 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही होगा, गुर्जर प्रतिहारों राष्ट्रकूटों पाल वंशों। कन्नौज के लिए 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच लड़ा गया। पाल बंगाल में शासन कर रहे थे। राष्ट्रकूट का साम्राज्य दक्कन में था, जबकि गुर्जर परिहारों का साम्राज्य पश्चिम भारत में था। गंगा यमुना के दोआब में स्थित कन्नौज के लिए इनमें संघर्ष हुआ, परंतु निर्णायक रूप से कोई विजयी नहीं हुआ और आपसी संघर्ष में ही पूरी शक्ति क्षीण हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों 1 और 2 पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वक्तव्य एक है, महाजनपदों के शासक केवल किसनों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। वक्तव्य 2 है, औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। 32 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही होगा, ए गलत है और बी सही है। महाजनपद काल के दौरान अधिक प्रजा किसान की ही थी, इसलिए उनसे ही कर वसूल किया जाता था, जो कि आय का 1/6वां भाग था। परंतु इसके अतिरिक्त व्यापारी, दस्तकार, शिकारी इत्यादि से भी कर लिया जाता था। चूँकि उस समय लोहे के प्रयोग में वृद्धि होने के कारण कृषि हेतु उन्नत हलों इत्यादि औजारों का प्रचलन बढ़ा, जिससे कृषि में उन्नति हुई और अनाज की अधिक पैदावार होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि 33 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। अकबर एक ज्ञान पिपासु शासक था। वह हर धर्म के माध्यम से सत्य को जानना चाहता था। विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि लेता था, इसलिए उसने दीन इलाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। क्या आधार था दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन से होगा, भूमि कर, जो आय का मुख्य साधन था। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार भूमि कर को माना जाता था, जो आय का एक मुख्य साधन था। मुगल कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व कई महत्वपूर्ण स्रोत से, जैसे कि चुंगी, उपहार, नमक कर आदि भू राजस्व इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, तुलसीदास की रामचरितमानस डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? 35 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, अवधी। तुलसीदास की रामचरितमानस मूलतः अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। 36 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, नैनार और अलवार। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। यह विशेषता नैनार और अलवार संतों की है। नैनार और अलवार भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत के संत थे। नैनार शैव थे, जबकि अलवार वैष्णव मत के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? 37 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। गोंड जनजातियां आज के समय में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं। गोंड द्रविड़ भाषी समूह से संबंध रखते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन,
निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला है, बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। दूसरा है, अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। और तीसरा है, दिकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सत्य है। बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। क्यों? ये लोग इनका शोषण करते थे। जनजातीय समूह बाहरी लोगों को दिक कहते थे, जिन्हें ये लोग अपना शत्रु मानते थे। अंग्रेजी शासन में होने वाले परिवर्तनों से जनजातीय समूह का सर्वाधिक शोषण हुआ था। वे खेतिहर मजदूर और बागान मजदूर बनकर रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? 39 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। सतनामी आंदोलन मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूह के सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए हुआ। सतनामी समूह की स्थापना 1820 ईस्वी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में घासीराम द्वारा की गई थी। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार और नीची जाति के लोग थे। सत्य एवं ईश्वर में इस विश्वास रखने के कारण ये अपने आप को सतना भी पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्र में मेल खाता है? 40 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र। जाति उन्मूलन के लिए चलाए जाने वाले आंदोलनों में सतनामी आंदोलन आधुनिक हरियाणा में था, मटुआ पंथ बांग्लादेश में था, सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र के बम्बई क्षेत्र में था, जबकि आर्य समाज का प्रसार उत्तर भारत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप में मेल खाते हैं? पहला है, निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति के वास्तविक समर्थक हैं, घासीदास। दूसरा है, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु। थर्ड है, शूद्र और अतिशूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ये ज्योतिराव फुले ने कहा है। सही विकल्प का चुनाव करें। 41 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 41 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? ए है, अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। दूसरा है, इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। तीसरा है, इसके द्वारा आशा की गई कि यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा। सही विकल्प का चयन करें। 42 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, पहला और दूसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। रॉलेट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें और उचित विकल्प बताएं। पहला है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की। दूसरा है, इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थीं। यही एक एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। तीसरा है, 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया। सही विकल्प का चयन करें। 43 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, पहला और तीसरा सत्य है। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता था, इसमें प्रावधान था कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल में डाल सकती थी। उस व्यक्ति को अपील करने का भी अधिकार नहीं था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की घोषणा की। 6 अप्रैल 1919 को अपमान याचना दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन।
आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान मशीनरी पर बल की आलोचना थी? 44 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। प्रख्यात गांधीवादी मीराबेन पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थीं। उनका मानना था कि इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मीराबेन का जन्म 1842 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। 1842 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। इनका असली नाम मेडेलीन इस्टडेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानचित्र के ठीक घटक हैं दूरी, समय और चिन्ह। दूसरा है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। थर्ड है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या हर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। केवल दूसरा और तीसरा। मानचित्र के तीन घटक हैं दूरी, दिशा और चिन्ह। मानचित्र पर जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को दिखाते हैं तो हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। पहला है, विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दूसरा है, इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 46 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा अफ्रीका। विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह लक्षण अफ्रीका महाद्वीप के हैं। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जबकि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है? ये है, पहला है उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। दूसरा है उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। तीसरा है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। 47 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। सेकंड है, प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। तीसरा है, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत हैं। चौथा है, देशांतरी यामोत्तरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, पहला और चौथा। देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिसकी त्रिज्या समान है। प्रमुख यामोत्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मिलकर पृथ्वी के को दो बराबर हिस्सों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। 0 डिग्री और 180 डिग्री ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत देशांतर रेखाएं हैं। देशांतरी यामोत्तरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। निम्न कथनों पर
पहला और दूसरा पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, हरे पौधे CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। दूसरा कथन है, CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। 49 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। हरे पौधे अपना भोजन तैयार करने के लिए CO2 का उपयोग करते हैं। सिर्फ CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से जंगलों में वृद्धि नहीं हो सकती है। पौधों के विकास के लिए CO2 के अलावा भी अन्य तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। 50 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा 5.0। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 5 या उससे अधिक का मान वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। रिएक्टर पैमाने पर मान की संख्या एक बढ़ने पर तबाही में 10 गुना की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप शीतलता की होती है। किस स्थान पर निर्भर करता है बताइए दोस्तों। पहला है स्थान के अक्षांश पर, दूसरा स्थान की ऊंचाई पर, तीसरा स्थान के देशांतर पर, चौथा है गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। हम जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता की होती है। किसी स्थान का तापमान उस स्थान की अक्षांशीय स्थिति, उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई और गर्म एवं ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है पृथ्वी द्वारा प्राप्त और विकिरण तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दूसरा है पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। तीसरा है नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। 52 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है। 53 का थर्ड ऑप्शन से होगा आर्द्रता। वायु में अधिक नमी के कारण कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है और हमारे शरीर का पसीना भी आसानी से नहीं सूखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 54 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं असम में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत के मध्यम वर्षा वाले अधिकतर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाती हैं, जबकि मैंग्रोव वन, सुंदर वन डेल्टा एवं तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही है। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो अपने आधार पर चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए सकरा हो रहा है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग कर रही है बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा। 55 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा केन्या। निम्नलिखित देशों में से केन्या के जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा होगा तथा ऊपर की ओर बढ़ने पर सकरा होता जाएगा, क्योंकि केन्या में युवा आबादी सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं। पहला है कार्य हेतु अच्छे अवसर,
दूसरा है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा है गरीबी, चौथा है उच्च आय। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल पहला, दूसरा तथा चौथा। विभिन्न कारणों से बचने के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवास कहा जाता है। यह अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारकों द्वारा निर्धारित होता है। प्रतिकर्ष कारणों में गरीबी, बेरोजगारी, खराब शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, भुखमरी, युद्ध, अकाल, अशांति इत्यादि हैं, जबकि अपकर्ष कारकों में अच्छी स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं, रोजगार के अवसर, शांति, लोकतंत्र, अच्छा जीवन स्तर इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। दूसरा है बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। तीसरा है तृतीयक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 57 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण एवं उत्पादन शामिल होता है। प्राकृतिक संसाधनों का संस्करण एवं विनिर्माण द्वितीय गतिविधियों के अंतर्गत आता है। बैंकिंग, यातायात एवं विज्ञापन तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। 58 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, लद्दाख। बौद्ध धर्म भारत के लद्दाख क्षेत्र से तिब्बत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किस मूल को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। 59 का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों, विविधता। संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं है, वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म या भाषा या संस्कृति को अपना सकते हैं। यह विविधता के मूल्यों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं। कितने स्तर मौजूद हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा, 3। भारत में सरकार के 3 स्तर मौजूद हैं। केंद्र स्तर, संघ सरकार, राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारों तथा स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 61 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था, किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आशय है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बिना किसी भेदभाव के आम चुनाव में मतदान कर सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, बल्कि संपत्ति इत्यादि की योग्यताओं के साथ कुछ ही लोगों के पास मतदान करने का अधिकार था। भारतीयों ने सर्वप्रथम वर्ष 1951 से 52 के आम चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं। फर्स्ट है, इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए। दूसरा है, इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है। तीसरा है, ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं। 62 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही होगा, केवल दूसरा तीसरा। छोटी कार्यशीलता और कारखानों में कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है। ये कार्य मौसमी होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर
कामगार रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। दूसरा कथन है गाँवों में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। 63 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा केवल दूसरा। क्षेत्र विशेष के आधार पर कृषि कार्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में होता है। जहाँ कहीं भी वर्षा की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है या सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहाँ वर्ष भर खेती की जाती है, जबकि कहीं कहीं पूरे वर्ष में सिर्फ एक फसल का ही उत्पादन हो पाता है। गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। 64 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में वर्तमान विश्व के संदर्भ में प्रजातंत्र एक आदर्श शासन पद्धति है। कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए हम इसे एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है। कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा? पहला है लक्ष्मी लाकड़ा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी। दूसरा है जेवियर अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करके दबाव में है। तीसरा है रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी है। 65 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा केवल पहला और तीसरा। जेंडर भूमिका के संदर्भ में रूढ़िवादिता तोड़ने से आशय है कि आमुख कार्यों को महिलाओं द्वारा नहीं किया जा सकता तथा वह कार्य सिर्फ पुरुषों के लिए ही है। लक्ष्मी लकारा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी और रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी। या दोनों उदाहरण रूढ़िवादिता को तोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? 66 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही होगा 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित 11वें मूल कर्तव्य में कहा गया है कि माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है? 67 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालय में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालय में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा? 68 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा निचली अदालत से उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय। भारत में न्यायपालिका की स्थिति एकीकृत है। यहाँ पर निचली अदालतों से अपील की शुरुआत करके सर्वोच्च न्यायालय तक जाया जा सकता है। भारत में न्यायपालिका का अनुक्रम है निचली अदालत से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। सामाजिक समूहों ने हाशियाकरण से सामना डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? किया। पहला है दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा। दूसरा है मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा। तीसरा है सशस्त्र संघर्ष द्वारा। और चौथा है शिक्षा द्वारा अपने सुधार द्वारा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 69 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा।
भारत में सामाजिक समूहों ने अपने हाशियाकरण का सामना विभिन्न माध्यमों द्वारा स्वयं को समर्थ बनाकर किया है, जैसे दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा एवं सशस्त्र संघर्ष द्वारा किए गए, जबकि शिक्षा के माध्यम से स्वयं में सुधार एवं स्वयं को समर्थक बनाकर भी हाशियाकरण का सामना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिलते हैं। दूसरा है, हाशिए के लोग इनका उपयोग उन पर होने वाले अन्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं। तीसरा है, लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है। 70 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। सभी, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से प्राप्त हैं। हाशिए पर रह रहे लोगों ने इनका उपयोग उन पर होने वाले अन्यायों से बचाव हेतु किया है, जैसे अनुच्छेद 17 में वर्णित अस्पृश्यता उन्मूलन आदि। लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। सामाजिक और राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है। 71 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना। सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। सामाजिक और राजनैतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई हैं। पहला है, वे तथ्यों को याद रखने में सहायक हैं क्योंकि वे निश्चित सूचना प्रदान करती हैं। दूसरा है, वे पाठ्य पुस्तक की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती हैं। 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 72 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही होगा, दूसरा, केवल दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्तियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं? पहला है, भूमिका अदा करना। दूसरा है, अंत मुक्त। तीसरा है, सर्वेक्षण। चौथा है, समय सीमा। 73 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षण अधिगम की भूमिका अदा करना, अंत मुक्त प्रश्न और समय सीमा युक्तियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। कथन ABC को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकती हैं? पहला है, छात्र सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं। दूसरा है, छात्र सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता तथा योग्यता को विकसित करते हैं। 74 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, पहला और दूसरा पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। आरंभिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभवों के माध्यम के पढ़ाया जा सकता है? पहला है, भारतीय विभाजन की स्मृतियाँ। दूसरा है, जाति आधारित भेदभाव। तीसरा है, कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न। चौथा है, ताजमहल की वास्तुकलात्मक शैली। सही विकल्प का चयन कीजिए। 75 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? होना चाहिए। 76 का पहला है, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों की जिज्ञासा और रुचि को जगाने पर। दूसरा पॉइंट है, छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में
बहुल विचारों के प्रभाव में डालने पर। तीसरा है छात्रों को तथ्यों और अनुभवों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में सक्षम बनाने पर। चौथा है तथ्य जैसे पाठ्य पुस्तकों या संदर्भ सामग्रियों में दिए गए वैसे ही याद करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने पर। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकता है। 77 का आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, पर्यावरण तथा विकास। दिए गए विषयों में से पर्यावरण तथा विकास पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकता है। पर्यावरण में विकास का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत और भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है। 78 का आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों में खोजी प्रश्नों को पूछकर छात्रों को प्रतिबिंबित करने के लिए कहकर तथा छात्रों को बहुल दृष्टिकोण प्रदान करके आलोचनात्मक सोच विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला है स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान का अवबोधन करना। दूसरा है प्रजातंत्र में छात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने व कार्य करने हेतु सशक्त बनाना। तीसरा है सामाजिक विज्ञानों में मानक और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास। चौथा है आकांक्षा पूर्ति हेतु सत्ताधारियों के दावों को स्वीकार करना। पांचवा है नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञा पालन फैसला लेने में मानक का उपयोग। सही विकल्प का चयन कीजिए। 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 79 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता इसलिए क्योंकि इससे स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान का अवबोध होता है। इससे प्रभावशाली ढंग से सोचने व कार्य करने हेतु सशक्त बनना, इससे मानक एवं प्रमाणों में भेद कर किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास होता है। नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञा पालन फैसला लेने के मानक का उपयोग करने हेतु छात्रों को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबंध है। पहला है जिज्ञासा, दूसरा है गौरव, तीसरा है रिफ्लेक्शंस और चौथा है तार्किकता, पांचवा है आज्ञा पालन। सही विकल्प का चयन कीजिए। 80 का आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा, पहला, तीसरा तथा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 81 क्वेश्चन। आप अपनी अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में डांडी मार्च के महत्व के विषय में छात्रों की तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हैं। आप किस बात पर बल देंगे। पहला है साबरमती से डांडी तक स्थान और दूरी, दूसरा है नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार, तीसरा है बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना, चौथा है सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना। सही उचित विकल्प चुने, सबसे उचित विकल्प चुने। 81 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक विषय के तौर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं। पहला है पाठ्यपुस्तक में चर्चित दैनिक जीवन एवं समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना, दूसरा है सभी उठाए गए मुद्दों की लैंगिक प्रकृति की पहचान करने में छात्रों की सहायता करना, तीसरा है राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को आलोचनात्मक
तरीके से विश्लेषित एवं व्याख्यायित करने के कौशल का विकास। चौथा है छात्रों में आदर्श नागरिक एवं नागरिकता के संवेदन को आत्मसात करवाना। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 82 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 82 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिकथन पहला तथा कारण आर पर विचार कीजिए। अभिकथन है सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगितावादी विषय है। कथन आर है सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह वैज्ञानिक जांच परिप्रश्न के अनुकूल नहीं है। सही विकल्प चुने। 83 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और आर दोनों गलत हैं। सभी विषयों की अपनी उपयोगिता होती है। सामाजिक विज्ञान की भी अपनी उपयोगिता है। यह गैर उपयोगितावादी विषय नहीं है। सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसका विषय क्षेत्र व्यक्ति और समाज की प्रकृति होती है और ये सदैव विज्ञान के नियमों द्वारा संचालित नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहला आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। अध्यापक छात्रों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों की 10 महिलाओं के साक्षात्कार करने और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को पता करने के लिए कहते हैं। वे छात्रों को किस प्रकार के अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए उत्साहित कर रही हैं? 84 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत। चूँकि छात्र सीधे जाकर उनसे बातचीत करके उनका साक्षात्कार लेकर उनके अनुभवों का पता कर रहे हैं, इसलिए यह अधिगम के प्राथमिक स्रोतों की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। छात्रों के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के चयन पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। कौन से अति महत्वपूर्ण हैं? पहला कथन है अधिगम के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए परियोजना कार्य हुआ है। दूसरा है जो विषय पाठ्यक्रम में पढ़े हुए हैं उनको परियोजना कार्य से जोड़ें। और तीसरा है सुनिश्चित करें कि परियोजना कार्य विद्यालय के बाहर स्थित हों। 85 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा सही हैं। परियोजना का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अधिगम के उद्देश्य पाठ्यक्रम के अनुरूप हों जिसके लिए परियोजना कार्य हुआ है। जो विषय पाठ्यक्रम में पढ़े हुए हैं उनको परियोजना कार्य से जोड़ो। परियोजना कार्य विद्यालय के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास करते हैं? पहला है अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। दूसरा है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर किस बात ने आकर्षित किया था? तीसरा है अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का व्यापारीकरण किस प्रकार किया? चौथा है स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा है वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिसने बंगाल में नील के उत्पादन को धीरे धीरे खत्म कर दिया? निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। कौन सा आंसर से? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, पहला और तीसरा। विद्यार्थियों के कार्यविधिक ज्ञान का आकलन निम्न प्रश्न द्वारा किया जा सकता है। अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के 3 तरीकों का वर्णन और अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का व्यापारीकरण किस प्रकार किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है। वह उन राज्यों के संदर्भ में उत्सुक जिज्ञासु हो जाता है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। सबसे उपयुक्त तरीका सुझाइए जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उसमें कोई कौशल भी विकसित हो। बताइए 87 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। रेल का नंबर संख्या का पता लगाएं और उसके रूट को
मानचित्र पर ढूंढें, पता लगाएं। सबसे उपयुक्त तरीका यह होगा कि समीर रेल का नंबर संख्या पता लगाए और उसके रूट को मानचित्र पर ढूंढें या पता लगाए और रास्ते में पड़ने वाले राज्यों के बारे में जानकारी ले। इससे उसे राज्यों के विषय में जानकारी मिलेगी। इससे उसे राज्यों के बारे में जानकारी भी मिलेगी और मानचित्र देखने का कौशल भी विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों में तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है? पहला है, कौन से दो मुख्य जलवायु घटक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है? दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? और तीसरा है, सिंचाई के स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। चौथा है, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। पांचवा है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई? निम्नलिखित विकल्प में से चयन कीजिए। 88 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। आपको अपने छात्रों के समूह को संसद पटल पर रखे एक नए कानून के प्रति अवगत करने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य देना है। उनकी समझ का मूल्यांकन मापन करने के लिए आप निम्न में से क्या कार्य देंगी? पहला है, इस विषय मुद्दे पर समाचार पत्रों में लेख लिखना। दूसरा है, विभिन्न सामाजिक समूह का नज़रिया मालूम करना और प्रतिवेदन तैयार करना। तीसरा है, कानून निर्माताओं से मिलना और लेख निबंध लिखना। चौथा है, सार्वजनिक स्थान पर लगाने के लिए पोस्टर तैयार करना। 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 89 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। अध्यापिका द्वारा अपने छात्रों के समूह को संसद पटल पर रखे एक कानून के प्रति अवगत करने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य देना है। उनकी समझ का मूल्यांकन करने हेतु सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे कहना है कि इस विषय पर लेख लिखें, विभिन्न सामाजिक समूह का नज़रिया जानें और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करें तथा सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए पोस्टर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी रूपरेखा बच्चों में आत्म आकलन तथा आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है? 90 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा, अधिगम की तरह आकलन। अधिगम की तरह आकलन की रूपरेखा बच्चों में आत्म आकलन तथा आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।